और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुखारेस्ट से भारत के लिए रवाना हो गया है एयर इंडिया की फ्लाइट। 219 भारतीयों को लेकर विमान ने उड़ान भरी है। रात 9 बजे भारत पहुंचेगा ये विमान। तो रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट से ये फ्लाइट जो है वो रवाना हो चुकी है भारत के लिए, जो रात लगभग 9 बजे भारत पहुंचेगी। इसमें 219 भारतीय हैं जिन्हें लेकर इस विमान ने उड़ान भरी है और रात 9 बजे भारत पहुंचने वाला है ये विमान। तो लगातार यूक्रेन से भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है और इसी क्रम में ये फ्लाइट रात 9 बजे भारत पहुंचने वाली है। रोमानिया के बुखारेस्ट से भारत के लिए ये उड़ान भर चुकी है ये फ्लाइट, जो कि भारतीयों को लेकर रात 9 बजे यहां पर पहुंचने वाली है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग चल रही है और आज तीसरा दिन है इस जंग का, इस युद्ध का, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, कई सैनिकों की जान जा चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्यागी जी, जिस तरह हम हालात देख रहे हैं, देखिए फिलहाल तो नहीं लगता है कि ये युद्ध जो है, ये जंग जो है वो रुकने वाली है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि रूस तमाम तैयारियां कर रहा है, तमाम अफवाह भी उड़ा रहा है कि देखिए राष्ट्रपति जो है वो भाग चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो ये साफ कह रहे हैं कि हम भागेंगे नहीं। और देखिए सबसे अहम चीज, जब हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध हथियार से नहीं हौसले से लड़ा जाता है, और यहाँ यूक्रेन का जो हम हौसला देख रहे हैं, साफ कह रहा है कि अगर आप अटैक करेंगे तो पीठ नहीं, हमारा चेहरा देखेंगे आप। हौसला रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। आप जरा वापस जाइए 1971 के युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के तानाशाह याह्या खान ने ये कहा कि हम आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे, और 93,000 उनके सिपाहियों ने समर्पण कर दिया। तो अब ये जो कह रहे हैं, ये कॉमेडियन लीडर है जेलेंस्की जो है, जेलेंस्की एक तरफ ये कह रहे हैं मैं अकेला पड़ गया, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं क्या करूं, कि वेस्ट को रशिया के तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनानी चाहिए थी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ बंकर में छिपे हुए हैं, और तीसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। ये तीनों में आपस में विरोधाभास है, लिहाजा इस स्टेटमेंट के हम कोई मायने नहीं निकालते। इस स्टेटमेंट को जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि रशिया की सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एरियल फायर पावर के मुकाबले में यूक्रेन कहीं भी नहीं डरता। यूक्रेन के पास अब वो क्षमता नहीं है। एक जमाने में जब उसके पास एटम बम हुआ करता था, जिसे अमेरिका ने न्यूट्रलाइज करवा दिया, अब उसके पास नहीं है। तो अब उसके पास क्षमता नहीं है, और वो ये भूल जाता है कि यूक्रेन के सारे लोग में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी कुछ ना कुछ रशिया का प्रभाव है। लेनिन यहाँ से आए थे, स्टालिन यहाँ से आए थे, गोर्बाचोव यहाँ से आए थे। अब जो रशिया के न्यूक्लियर रिएक्टर है चेर्नोबिल, वो भी आपको मालूम है यहाँ पे है। तो रशिया का तो इनसे दामन चोली का नाता है। और जब सोवियत यूनियन बना था, उसमें जो फाउंडर देश थे उनमें से एक ये था जिसका नाम है यूक्रेन। तब तो ये था, और आज अपनी माँ से अलग होने के लिए ये अमेरिका के साथ छटपटा रहा है, और अमेरिका का और नेटो देश का इसने रिएक्शन देख लिया। अब आके 3 दिन के बाद, जब तीसरा दिन चल रहा है, जब तबाही काफी हो चुकी है, जब उसके एयरफील्ड, उसके एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नेवल बेस, उसका फ्यूल डंप, उसका एम्युनिशन डंप, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ये तबाह हो चुके हैं या हो रहे हैं।
ने कहा कि जी अच्छा अब हम अपना NRF डिप्लॉय करेंगे। मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल त्यागी जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, तब उन्होंने कहा कि हम अपना NRF का मतलब कि नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो रेस्पॉन्स फोर्स, ये हम अपने बाल्टिक नेशंस में डिप्लॉय करेंगे और हंगरी, रोमानिया, लिथुनिया ये देश हैं, स्लोवेकिया, पोलैंड, इनमें करेंगे। अब ये बताइए मुझे कि क्या ये फोर्स उन्होंने आज से पहले कहीं डिप्लॉय किया था? जब से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना, जब उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया तो इसका मतलब आज डिसीजन लिया और कल को वो डिप्लॉय कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। आप शादी करेंगे तो 9 महीने से पहले तो बच्चे की उम्मीद नहीं कर सकते। उस फोर्स में क्या होगा? क्या उसमें लैंड के वेपन होंगे, वाटर के वेपन होंगे या नभ के वेपन होंगे? और अगर होंगे तो कौन से होंगे? और फिर उनका तालमेल और वेडिंग कैसे होगा? और अगर एक देश का हो भी गया तो इन बहुत सारे देशों का तालमेल कैसे होगा? और तालमेल होने के बाद फिर इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ये एक लंबी कौड़ी है जब तक ये इफेक्टिव होंगे। और जब तक ये इफेक्टिव होंगे, वो कहा है, एक मैं शेर सुनाना चाहता हूँ कि यही गफलत शुआरी है तो तुम काम आ चुके अपने, यही गफलत शुआरी है तो तुम काम आ चुके अपने, कि अपना काम हो लेगा तुम्हारे काम आने तक। यानी कि जो यूक्रेन की लड़ाई है ये 1-2 दिन की और है, और 1-2 दिन भी क्यों खींची है मैं बताता हूँ। उसका एक कारण ये है कि रशिया ने ये कहा कि हम कोलैटरल डैमेज नहीं करेंगे, हम नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे, हम केवल सैनिकों पे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करेंगे। तो यूक्रेन ने क्या किया कि यूक्रेन ने अपने बहुत सारे वेपन्स और मिसाइल्स अपने सिविलियन इलाके में, अपने हैबिटेटेड इलाके में डिप्लॉय कर दिए। देखिए त्यागी जी, सबसे अहम चीज ये भी है कि जब मार्शल लॉ वहां पर लागू कर दिया गया था तो खुद सरकार ने वहां पर कहा कि अगर आप चाहें, यानी आम जनता चाहे तो वो युद्ध में उतर सकती है और जो सेना है उसका साथ दे सकती है। आगे भी आपसे विश्लेषण करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन के स्थानीय लोगों का रूसी सैनिकों से संवाद हुआ है। संवाद के बाद मीडिया में लोगों का बयान आया है, बच्चों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है रूस। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर जिस तरह से यूक्रेन के स्थानीय लोग हैं उनका सैनिकों से संवाद हुआ है, रूसी सैनिकों से संवाद हुआ, और संवाद के बाद मीडिया में आकर लोगों ने ये बातें कही हैं कि बच्चों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है रूस। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट त्यागी जी बने हुए हैं। त्यागी जी, जिस तरह वहां की जो सेना, भी हम और आप इस पे बात भी कर रहे थे कि किस तरह वहां पर सबसे अहम चीज है कि जो नागरिक हैं वो इस युद्ध में उतर चुके हैं। और सबसे अहम चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब इस तरह की स्थिति बनती है, एक तरफ हम देखते हैं कि देखिए मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हो चुका है, जो नागरिक हैं वो भी हथियारों के साथ सड़कों पर उतर पाए हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन है कि एक तरफ वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं आर्मी के और दूसरी तरफ आम जनता है जिसके हाथ में हथियार तो है लेकिन चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है? कोलैटरल डैमेज ना करने की बात तो रूस ने कर दी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, जो कॉमेडियन रहा है, वो कॉमेडी वाले एक्शन ही ले रहा है। अगर उन्हें अपने कुछ सिलेक्टेड सिविलियंस को रिजर्विस्ट फोर्सेस के साथ लगाना था, सेना के साथ नहीं, सेना अलग है और सेना के बाद आते हैं वो फोर्सेस जो रिजर्व में रहते हैं सर्विस से रिटायर होने के कुछ दिन बाद तक, उनके साथ शायद तीसरी लाइन में सिविलियंस को लगा सकते हैं, मगर उन सिविलियंस को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर कोई ऐसी प्लान थी तो वो आज नहीं, आज से 1 साल पहले तैयार की जानी चाहिए थी। एक दिन में तो कुछ नहीं होता। अगर इस समय वो कोई एम्युनिशन या हथियार लेके निकलते हैं
तो बहुत मुमकिन है कि वो एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि हर जगह जलन होती है, हर जगह एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन होता है, तो वो इस्तेमाल अपना अपना सब बदला निकालेंगे। इससे तो एक किस्म का सिविल वार होने का अंदेशा है, और ये टोटली इम्प्रैक्टिकल डिसीजन है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। जी त्यागी जी, आगे भी आपके पास आएंगे, फिर से विश्लेषण करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार आप देखिए भीषण हमले के बीच रूस पर गरजे हैं जेलेंस्की, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बड़ा बयान दिया है, कीव पर सड़क पर उतर कर दिया गया है वीडियो संदेश, मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। यूक्रेन राष्ट्रपति ने यह बात कही है, अमेरिका से हथियार चाहिए, सवारी नहीं। यूक्रेन राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान आया है कि हम वापस नहीं जाने वाले हैं, मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिरी सांस तक यूक्रेन जो है वो लड़ने वाला है। भीषण हमले के बीच रूस पर जेलेंस्की ने ये बड़ा बयान दिया है, और देखिए ये वीडियो जारी किया था जिसमें रूस ने ये कहा कि दरअसल जेलेंस्की जो है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। तो जेलेंस्की ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि मैं यूक्रेन में ही मौजूद हूं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और सड़क पर उतरकर उन्होंने ये वीडियो संदेश जारी किया है। साथ ही ये भी कहा कि हमें अमेरिका से हथियार चाहिए, सवारी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया उन्हें कि अगर वो चाहें तो वहां से निकल सकते हैं, और अमेरिका इसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। त्यागी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह आप देखिए हालात जो है, जेलेंस्की ने ये वीडियो जारी किया और कहा कि मैं दरअसल यहां से गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जेलेंस्की यानी यूक्रेन जो है उसके पास मदद के लिए बहुत सारा कुछ नहीं है। आप जमीनी स्तर पर देखिए कि बातें बहुत सारी कही गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें नजर नहीं आ रही। अमेरिका भी बातें कर रहा है, हालांकि खबरें आ रही हैं कि ब्रिटिश सेना जो है वो पहुंच रही है यूक्रेन की मदद के लिए। लेकिन क्या ये बात आपको लगता है कि जिस तरह हम और आप चर्चा भी करें, क्या ये समझदारी का निर्णय है ऐसे वक्त में जब आपको नजर आ रहा है कि कोई देश खुलकर आपका समर्थन नहीं कर रहा है, बातें सब कर रहे हैं, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने नागरिकों की जान जा रही है? क्या ये डिसीजन सही है? रूस अगर बातचीत की पहल कर रहा है, हालांकि देखिए रूस पर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त बातचीत करना एक समझदारी का निर्णय होगा? देखिए, बातचीत करना समझदारी का निर्णय होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन बातचीत करने को पुतिन तैयार नहीं है। पुतिन ने यह कहा कि जब तक मिलिट्री एक्शन पूरा नहीं हो जाता मैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बातचीत नहीं करूंगा। तो बातचीत का तो मामला वहां खत्म हो गया, लेकिन जड़ को तो खत्म किया जा सकता है। क्या ये इतनी बड़ी बात है अगर ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये कह दें कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं नाटो में शामिल नहीं होऊंगा, मान लीजिए इतनी सी बात कह दें, या यूं कह दें कि मैं नाटो में अगले 15 साल तक शामिल नहीं होऊंगा। अब इसमें दोनों की फेस वैल्यू रह जाएगी। अमेरिका कहेगा कि 15 साल के बाद हम कंसीडर करेंगे, रशिया कहेगा कि हमने उससे कहलवा दिया कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, और ये रास्ता निकल आया, ये सॉल्यूशन हो गया। भाई, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के भी सिंपल सॉल्यूशन होते हैं। भारत इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे। भाई, भारत तो मध्यस्थता में यकीन ही नहीं रखता, भारत तो बाइलैटरल डायलॉग में यकीन रखता है। उसका और पाकिस्तान का मामला हो तो भी वो बोलता है कि द्विपक्षीय वार्ता होगी, तीसरे की दखलंदाजी मंजूर नहीं। ऐसे ही भारत जो है वो दखलंदाजी नहीं करना चाहता, एक बात। दूसरी बात, इसका एक टेक्निकल रीजन भी है। अगर हम अमेरिका के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं तो फिर वो क्वेड जो बनाया गया था चाइना को ऊपर अंकुश रखने के लिए कमजोर पड़ जाएगा। अगर हम रशिया के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं तो वो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2030 जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, वो खटाई में पड़ जाएगा। तो हमको अलग रहना है, न्यूट्रल रहना है, टेक्निकल कारण में भी जो मैंने आपको बताए, और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा सिद्धांत है उसके आधार पर भी।
लेकिन भारत एक सुझाव दे सकता है, वो सुझाव के लिए भारत ही क्यों दे सकता है और कोई क्यों नहीं। खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इफेक्टिव और सम्मानित वर्ल्ड लीडर है। पुतिन को सम्मानित नहीं कहेंगे, आप इफेक्टिव कह सकते हैं। ब्रिटेन को आप इफेक्टिव कह सकते हैं, सम्मानित नहीं कहेंगे। आज पूरी दुनिया में एक लीडर ऐसा है जो इफेक्टिव भी है और रेस्पेक्टेबल भी है, और वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी अगर ये प्रस्ताव देते हैं कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को 15 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, इसमें सबकी फेस सेविंग हो जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिस कैन बी डन। अगर ये नहीं होता है तो फिर वैसे अगले 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, अगर रशिया ने इससे आगे और अटैक प्रारंभ नहीं किया तो। क्योंकि रशिया के इरादे ठीक नजर नहीं आते। आपको मालूम है कल उसने रोमानिया के एक जहाज, मालवाहक जहाज के ऊपर हमला किया, आज उसने जापान के एक जहाज के ऊपर हमला किया, और कसदन क्या इस हमले को उस स्टेटमेंट से न जोड़ा जाए। बिल्कुल, देखिए त्यागी जी, हम भी यही जिक्र कर रहे हैं कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये युद्ध जो है, ये जंग जो है, ये किस ओर जा रही है।